नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे श्रम संघ अधिनियम 1926 के MCQ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है आपका कॉलेज लेक्चरर है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी RPC द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा BADM सब्जेक्ट की बात करें अपन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो BADM से संबंधित आपकी जो सब्जेक्ट में दो पेपर हैं उनमें दोनों में एक में 3-3 यूनिट यानी टोटल 6 यूनिट के प्रत्येक अपन टॉपिक है उसके MCQ मैं आपको इस YouTube चैनल पर कराऊंगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रात को 10 बजे अपन MCQ की लाइव क्लास होगी, जिसको देखना आप ना भूलें। अपने जितने भी दोस्त आपके पास जितने भी सभी ग्रुप बने हैं उनमें शेयर कर दें और इसकी PDF फाइल आपको पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। करते हैं शुरुआत। भारत में श्रम संघ अधिनियम कब बनाया गया? 1948, 1936, 1926, 1947। तो भारत में श्रम संघ अधिनियम कब बनाया गया? 1926 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रम संघ अधिनियम के आगे पहले क्या शब्द जुड़ा हुआ था जिसे 1964 में हटाया गया? राष्ट्रीय, भारतीय, अखिल स्तरीय या कोई नहीं? तो श्रम संघ अधिनियम के आगे पहले भारतीय शब्द जुड़ा हुआ था जिसे 1964 में हटा दिया गया, यानी 1964 से पहले श्रम संघ का नाम था भारतीय श्रम संघ अधिनियम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि श्रम संघ अधिनियम 1926 जम्मू व कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? तो अधिनियम था 1926, श्रम संघ अधिनियम 1926 जो भारत में कब लागू हुआ? 1 जून 1927, यानी कि 1 जून 1927 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, 1 जून 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, श्रम संघ अधिनियम यानी 1926 में कुल अध्याय व कितनी धाराएं हैं? तो इस अधिनियम में ध्यान रखना कुल 5 अध्याय है और 33 धाराएं हैं। कितने अध्याय और कितनी धाराएं? यानी 5 अध्याय और 33 धाराएं हैं। इस चीज़ का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मैंने जो श्रम संघ अधिनियम उससे रिलेटेड 1926 के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, यानी श्रम संघ अधिनियम 1926 के में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। श्रम संघ अधिनियम कब से जम्मू और कश्मीर और संपूर्ण भारत में लागू हुआ? तो ये संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों सहित 1970 के बाद से। कब से? 1970 के बाद से, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। श्रम संघ अधिनियम की धारा 2, ध्यान रखना, धारा 2 के अनुसार जिन श्रम संघों का उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है उनके लिए समूची सरकार है। देखो, जिन श्रम संघों का उद्देश्य एक राज्य तक सीमित है उनके लिए तो समूची सरकार है राज्य सरकार, और जिनका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है उनके लिए समूची सरकार है केंद्रीय सरकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केंद्रीय सरकार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्रम संघ अधिनियम के अनुसार कार्यपालिका वह है, यानी इसमें परिभाषाओं में धारा 2 में ये दे रखा है डेफिनेशन। कार्यपालिका में क्या है? तो प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, प्रशासन संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, या नियंत्रण संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, यानी जिसे मैनेजमेंट संबंधी कार्य सौंपे गए हैं वो आपकी कार्यपालिका यानी कार्यकारिणी यानी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। श्रम संघ की कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य पदाधिकारी होता है परंतु उसमें शामिल नहीं है, यानी श्रम संघ की कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य पदाधिकारी है परंतु उसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अंकेक्षक है वो उसमें पदाधिकारी है, उसमें आपका शामिल नहीं होता है ऑडिटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। वैसा विवाद जो किसी व्यक्ति के नियोजन अथवा अनियोजन के संबंध में हो सकता है या सेवाओं की शर्तों या श्रम दशाओं के संबंध में किन के मध्य हो सकता है? श्रमिकों को तथा श्रमिकों के बीच हो सकता है, श्रमिकों तथा सेवा नियोजकों के बीच हो सकता है, और सेवा नियोजक तथा सेवा नियोजकों में भी विवाद हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त है सभी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत रजिस्ट्रार से संबंधित सही कथन नहीं है। यहाँ ध्यान रखना, सही कथन नहीं है, यानी 3 कथन, यहाँ कितने कथन हैं आपको दे रखे हैं, जो भी कथन सही नहीं है वो छांटना है। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति समूची सरकार द्वारा धारा 3 के तहत करती है, बिल्कुल ठीक है, समूची सरकार होगी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी और रजिस्ट्रार की नियुक्ति का उल्लेख धारा 3 में है। रजिस्ट्रार में अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार शामिल नहीं है, ये बात गलत है, रजिस्ट्रार में अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार भी शामिल है, तो राइट आंसर हो जाए इसका बी। और कथन नंबर सी है, श्रम संघ के संदर्भ में रजिस्ट्रार वे है जो श्रम संघ के पंजीकृत कार्यालय वाले राज्य के लिए नियुक्त किया गया है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, श्रमिक से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों से होता है जो व्यापार या उद्योग में नियोजित है और उनका व्यवसाय व्याध हुआ है, चाहे वह उस सेवा की सेवायोजित सेवा में नियुक्त हो या सेवा में नियुक्त नहीं हो, या ए बी दोनों, या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए वे बी दोनों। यानी अगर श्रमिक है, श्रमिक वो व्यक्ति होता है वो व्यापार में नियोजित होना चाहिए और उसका जो विवाद हुआ है वो जरूरी नहीं है कि जिस एम्प्लॉयर है उसकी सेवा में नियुक्त हो या चाहे उसकी सेवा में नियुक्त नहीं हो, तो भी वो क्या माना जाएगा, श्रमिक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आपका श्रम संघ की परिभाषा किस धारा में है। श्रम संघ की परिभाषा धारा 2H में है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्रम संघ की परिभाषा कहाँ दे रखी है, श्रम संघ की परिभाषा आपके धारा 2H में दे रखी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, श्रम संघ की विशेषताएं हैं। श्रम संघ की क्या विशेषताएं हैं, ये व्यक्तियों का संघ होता है जिसमें सेवायोजकों का संघ भी शामिल है, बिल्कुल बात है, इसमें व्यक्तियों का संघ और जिसमें श्रमिक भी होते हैं और सेवायोजक भी होते हैं। श्रम संघ में 2 या अधिक महासंघ या परिसंघ भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये स्थायी अथवा अस्थायी भी हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धारा 14 के अनुसार श्रम संघ का पंजीयन श्रम संघ अधिनियम के अलावा किस अधिनियम के तहत और करवाया जाता है। ध्यान रखना, श्रम संघ का पंजीयन धारा 14 के अनुसार केवल और केवल श्रम संघ अधिनियम के तहत ही कराया जाता है, अगर किसी और अधिनियम के तहत कराया जाता है तो वो होता है व्यर्थ है। तो यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कंपनी अधिनियम 13, सहकार समिति अधिनियम 12, ये कोई लागू नहीं होते, राइट आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं। 15 है, एक पंजीकृत श्रम संघ की विशेषताएं नहीं है, तो पंजीकृत श्रम संघ की विशेषता क्या नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति व निगम निकाय बिल्कुल है, अनुमोदन करने की क्षमता होती है बिल्कुल है, दूसरे पक्ष पर वाद दायर करना है, लेकिन सदस्यों से पृथक अस्तित्व नहीं, ये गलत, सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, इसमें देर का नहीं, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, निम्न में से कौन से अनुबंध श्रम संघ अधिनियम को प्रभावित नहीं करते हैं, अर्थात श्रम संघ नहीं होते हैं, यानी कौन सा है वो श्रम संघ की श्रेणी में नहीं आते हैं। साझेदारी व्यवसाय अनुबंध हो गया, प्रतिफल संबंधी अनुबंध हो गया, सेवा आयोजक तथा कर्मचारी बीच सेवा अनुबंध या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी, यानी ये सभी अनुबंध है ये आपके श्रम संघ को प्रभावित नहीं करते हैं और ये श्रम संघ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रम संघ के प्रमुख 2 उद्देश्य हैं, व्यापार के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना, सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के बीच आपसी संबंध का विनिमय रखना, ए व बी दोनों, या कोई नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, किसी श्रम संघ में कौन सी विशेषताएं पाई जाने पर वह श्रम संघ कहलाता है। ये संघ ऐच्छिक होने चाहिए, बिल्कुल श्रम संघ ऐच्छिक होने चाहिए, आपसी सहयोग से संचालित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ऐसे संघ के सदस्य किसी वजह से कर्मचारी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रम संघ का कौन सा उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रम संघों कौन सा उद्देश्य नहीं है, श्रमिकों को शोषण से बचाना, ये तो इनका उद्देश्य होता है। मेन सदस्यों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी करना, तो यहाँ शक्ति में कमी करना नहीं होता, सदस्यों की सौदेबाजी की शक्ति में क्या होता है, वृद्धि करना होता है, तो राइट आंसर ये। सदस्यों कार्य जीवन स्तर में सुधार करना, ये भी ठीक है, श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना, ये भी ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, श्रम संघ को लड़ाकू संगठन कहा जा सकता है यदि रचनात्मक कार्य की जगह बजाय विध्वंसात्मक कार्य करें, अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न करने कार्य करें, हड़तालें तालाबंदी व घेराव का केवल कार्य करें, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। यानी कि आपको श्रम संघों का मेन होता है रचनात्मक कार्य करें, ऐसा नहीं है कि हमेशा कर्मचारियों में कोई थोड़ी सी बात हुई तो हड़तालें करवा दी, तालाबंदी करवा दी, या अन्य प्रकार से अधिकारियों का घेराव कर लिया मैनेजमेंट का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रम संघ को अनावश्यक रूप से लड़ाइयाँ उत्पन्न करना, तो अपन ऐसा करता है कोई श्रम संघ, तो उसे अपन कह सकते हैं कि लड़ाकू संगठन है।
इसके अलावा बात करें कुछ, देखो श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने 1919 में सिलेक्शन किया कि जन कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, 102 श्रम संघों को इस पर सर्वे किया। और आदर्श श्रम संघ की बात करें तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को है वो आदर्श श्रम संघ कहा जा सकता है, जो आपके हैं श्रम मंत्रालय के अकॉर्डिंग। बात करें क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, आपको कुछ भी हानि नहीं है लेकिन आप अपने अधिकार खो देंगे। ये किसका कथन है? ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का कथन है। सामान्य हित में सामूहिक सौदेबाजी करना, आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की व्यवस्था करना श्रम संघ के कार्य हैं। आंतरिक संघर्ष कल्याणकारी या बाहरी कार्य, विकासात्मक कार्य या प्रतिनिधित्व कार्य। देखो सामान्यतः सामूहिक सौदेबाजी करना, आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की व्यवस्था करना, तो देखो कल्याणकारी है, बाहरी कार्य नहीं है, विकासात्मक कार्य नहीं है, प्रतिनिधि, ये आपका आंतरिक संघर्ष का कार्य है। जरूरत पड़ने पर क्या करना? हड़ताल करना। राजनीतिक कार्यों के संबंध में किस देश के श्रम संघ सर्वाधिक प्रगतिशील है? तो राजनीति के रूप में बात करें तो इंग्लैंड के श्रम संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों के राजनीतिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अपने लिए राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके कार्ल मार्क्स का, कि श्रमिकों के राजनीतिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। स्टार्टिंग में श्रम संघ होते हैं, बनते हैं कर्मचारी हितों के लिए, लेकिन जब इनका बड़ा हो जाता है, श्रम संघ सदस्य अधिक हो जाते हैं, तो फिर राजनीति करने लग जाते हैं। श्रम संघों का पंजीयन करवाना होता है, तो ध्यान रखना श्रम संघों का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। श्रम संघों के पंजीयन की विधि का उल्लेख किस धारा में है? देखो श्रम संघों का पंजीयन का उल्लेख किस धारा में है? धारा 14 में, धारा 4 में, या धारा 27 में, या धारा 10 में? तो ध्यान रखना श्रम संघों के पंजीयन का विधि का उल्लेख धारा 4 में किया गया। किस में किया गया? धारा 4 में श्रम संघों के पंजीयन की विधि का उल्लेख किया गया है। आगे अपन पढ़ेंगे कि धारा 14, धारा 27 और धारा 10 में भी आपके क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो धारा 4 में किसका उल्लेख है? श्रम संघों के पंजीयन की विधि का उल्लेख है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, श्रम संघों के निर्माण के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो श्रम संघों के निर्माण के लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, ध्यान रखना। एक श्रम संघ के पंजीयन के लिए 14 व्यक्तियों ने आवेदन किया। आवेदन के तत्काल बाद 6 सदस्य आवेदन से अलग हो जाए और सूचना रजिस्ट्रार को भी दे दी गई कि ये 6 सदस्य अलग हो गए तो आवेदन माना जाएगा। और यदि 8 सदस्य अलग हो जाए तो ध्यान रखना, अगर 6 सदस्य आवेदन से अलग हो गए, यानी 14 ने आवेदन किया तो यानी आधे से कम है, और सूचना दे दी तो भी वैध माना जाएगा, परंतु 8 सदस्य अलग हो जाए तो ये अवैध माना जाएगा। तो वो वैध और अवैध यानी कॉम्बिनेशन हो जाएगा सी। श्रम संघ के पंजीयन का प्रमाण होता है, प्रमाण पत्र होता है एकाट के प्रमाण, वैधानिक प्रमाण या ए बी दोनों या कोई नहीं। तो श्रम संघ पंजीयन का प्रमाण एकाट के प्रमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, किसी श्रम संघ में को अपने पंजीयन के लिए नियम बनाने पड़ते हैं जिसका उल्लेख है। तो पंजीयन के लिए श्रम संघ, प्रत्येक श्रम संघ अपने पंजीयन के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और वो नियम धारा 6 के तहत बनाने पड़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रम संघ के सदस्यों का प्रति माह न्यूनतम चंदा हो सकता है। तो श्रम संघ के सदस्य हैं, उनका प्रति माह न्यूनतम चंदा कितना हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन है 10 पैसे, 25 पैसे, 15 पैसे या फिर 5 पैसे। तो जो श्रम संघ के सदस्य हैं इनका जो चंदा है वो न्यूनतम कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, श्रम संघ के सदस्य हैं, इनका जो न्यूनतम चंदा है वो आपका हो सकता है 25 पैसे। कितने पैसे? 25 पैसे, यानी कि 25 पैसे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम संघ के नियमों संबंधी एक विधेयक कब संसद में पेश किया गया जिसे आज तक पारित नहीं किया जा सका? यानी एक श्रम संघ के नियमों संबंधी एक विधेयक पारित किया गया जो पेश किया गया संसद में, लेकिन जिसे आज तक क्या नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया। तो ये 1978 में या 1988 में या 1999 में या 1995 में। तो ध्यान रखना, ये 1988 में पेश किया गया, पारित नहीं हुआ, पेश किया गया 1988 में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो आपके श्रम संघों किससे संबंधी था? नियम संबंधी था, और नियमों का उल्लेख धारा 6 में होता है, जिसके धारा 6 के तहत नियम बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धारा 10 के अनुसार श्रम संघ का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है श्रम संघ द्वारा आवेदन करने पर, स्वयं रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने पर, ए व बी दोनों, या कोई नहीं। तो राइट आंसर सी, ए व बी दोनों। यानी धारा 10 के अनुसार श्रम संघ का पंजीयन क्या किया जा सकता है? निरस्त किया जा सकता है। कब? या तो जो श्रम संघ वो आवेदन करें, या फिर रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाए कि इसमें ये कमी है, इसके कारण इसको क्या किया जा रहा है? निरस्त किया जा रहा है। तो निरस्त किया जा सकता है आपका। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो ध्यान रखना धारा 10 में क्या है? श्रम संघ का जो है आपका निरस्तीकरण, यानी श्रम संघ का क्या है? आपका निरस्तीकरण है जो है उससे संबंधित आपकी धारा क्या है? 10 है, पंजीयन निरस्त संबंधी। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि रजिस्ट्रार द्वारा श्रम संघ के पंजीयन के निरस्तीकरण का निर्णय किया जाता है तो श्रम संघ को कम से कम कितने माह का नोटिस लिखित में देना होगा? अब देखो, श्रम संघ का आवेदन हो गया और रजिस्ट्रार ने देखा कि इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, तो उसको क्या करना चाहता है? उसका पंजीयन क्या करना चाहता है? निरस्त करना चाहता है। अगर पंजीयन निरस्त करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कम से कम कितने माह पूरे सूचना? तो कम से कम 2 माह पहले, यानी कम से कम 2 माह का नोटिस क्या लिखित में सूचना देनी होगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। यदि श्रम संघ के पंजीयन से इनकार करने निरस्तीकरण की विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखो, अब श्रम संघ के पंजीयन का क्या किया जा सकता है? अगर इनकार किया जाता है, और इनकार कौन करेगा भाई? रजिस्ट्रार अगर इनकार कर देता है कि पंजीयन नहीं करेंगे, तो अपन क्या करेंगे भाई? उसकी अपील तो करेंगे ना कहीं भाई। हमारा देखो, हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन किया और रजिस्ट्रार साहब ने मना कर दिया कि हम आपका जो है पंजीयन नहीं करेंगे। तो देखो, प्रेसिडेंसी नगर में प्रधान कार्यालय होने पर उच्च न्यायालय में, अन्य नगरों में प्रधान कार्यालय होने पर सिविल न्यायालय में, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों। ये आपके बड़े महानगर है उनमें प्रधान कार्यालय तो उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, और कोई अन्य नगर है वहाँ प्रधान कार्यालय है तो आप वहाँ सिविल न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। किसकी? कि भाई ये आपका क्या कर दिया? पंजीयन से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 है कि रजिस्ट्रार की शक्तियाँ हैं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की, एक और से अधिक समय से विद्यमान श्रम संघ की संपत्ति और दायित्व का विवरण प्राप्त करने की, नियमों को प्राप्त करने की, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या रजिस्ट्रार की क्या है भाई? शक्तियाँ हैं। तो इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपन को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37। श्रम संघ के अधिकार हैं सामान्य कोष बनाना, राजनीतिक कोष बनाना, नाम में परिवर्तन करना, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी श्रम संघ के क्या अधिकार हैं? श्रम संघ क्या कर सकता है? सामान्य कोष बना सकता है, राजनीतिक कोष बना सकता है, आपके नाम में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, श्रम संघ के विशेषाधिकार, यानी कुछ श्रम संघ को विशेष अधिकार भी है। कौन कौन से हैं? आपराधिक दायित्व से मुक्ति, बिल्कुल ठीक है। दीवानी दायित्वों से मुक्ति, व्यापार में रुकावट डालने की ठहराव, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। धारा 15 के अनुसार, ये देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बनाया उलझाने के लिए क्वेश्चन बनाए, क्योंकि उलझाने का आपको क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब टाइम कम है एग्जाम का। तो सीधा फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन को समेटने का प्रयास किया गया है। जैसे धारा 15 के अनुसार बनाए गए सामान्य कोष से खर्च किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, सामान्य कोष किस धारा के तहत बनाया जाता है? धारा 15 के तहत। तो यहाँ खर्च किया जा सकता है पदाधिकारी को वेतन खर्चे में, बिल्कुल, प्रशासनिक अंकेक्षण खर्च में, वैधानिक कार्यों में खर्च में, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, सामान्य कोष सामान्य श्रमिकों के हितों के उद्देश्य से की जाने वाली खर्च राशि उस वर्ष की कुल अर्जित आय या उस वर्ष के प्रारंभ के अधिशेष यानी सरप्लस के कितने % से अधिक नहीं होगी? 25%, 50%, 75% या 30%। तो ध्यान रखना, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 25%। कितनी? 25%, यानी कि 1/4। 1/4 से ज़्यादा क्या नहीं हो सकेगी? राशि नहीं हो सकेगी सामान्य कोष से आपको क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजनीतिक कोष का उपयोग निम्न से किसके लिए किया जा सकता है? नागरिक व राजनीतिक हितों के लिए, बिल्कुल। चुनाव के वे, सभा तथा साहित्यिक वे, यानी आप अगर चुनाव में कोई श्रम संघ का सदस्य खड़ा होना चाहता है, कोई पदाधिकारी किसी भी प्रकार विधानसभा के या लोकसभा में, तो उसके संबंधित जो उसने छपवाए हैं कुछ साहित्यिक वगैरह जो भी खर्चा है वो सभी खर्चा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजनीतिक कोष के संबंध में कौन सी शर्त उचित नहीं है? राजनीतिक कोष के संबंध में कौन सी शर्त उचित नहीं है? इस कोष में चंदा देने वाले को श्रम संघ का सदस्य बनाया जाएगा, ये बात गलत है, ये बात उचित नहीं है। इस कोष में चंदा नहीं देने वाले का उचित अहित नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। इस कोष में चंदा नहीं देने वाले श्रम संघ के लाभ उचित नहीं, बिल्कुल ठीक। इस कोष में चंदा लेने सदस्य उपाधि नहीं किया जाए, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाए, ये बात उचित नहीं है। यानी कि इस कोष में चंदा देना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी वो श्रम संघ का सदस्य बनाएगा। ऐसा नहीं, आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप राजनीतिक कोष में चंदा दो तभी श्रम संघ का सदस्य बनाएंगे। धारा 21 के अनुसार, ध्यान रखना धारा 21, ये धारा 21 की बात है। धारा 21 के अनुसार न्यूनतम कितनी उम्र का व्यक्ति श्रम संघ का सदस्य बन सकता है? तो धारा 21 के अनुसार आप देख सकते हैं कि एवैसे को भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो 15 वर्ष, न्यूनतम 15 वर्ष का व्यक्ति है, वो बालक है, वो क्या है आपका किशोर, क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है श्रम संघ का। कार्यकारिणी का सदस्य या पदाधिकारी बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो देखो श्रम संघ का सदस्य एवैसे बन सकता है, लेकिन कार्यकारिणी का सदस्य पदाधिकारी बनना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी आप वयस्क होने चाहिए। यदि कोई अपराधी पदाधिकारी बनना चाहता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्ष बाद बनाया जा सकता है? यानी कोई अपराधी है जिसने, ठीक है, और वो अधिनियम के तहत सजा पाता है, दोषी है और उसे सजा हुई है, जेल हुई है, जो भी हुई है, तो उस जेल या सजा मुक्ति होने के 5 साल बीतने के बाद उसे क्या किया जा सकता है? पदाधिकारी बनाया जा सकता है। किसी भी पंजीकृत श्रम संघ के कुल पदाधिकारियों की संख्या की कम से कम संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो श्रम संघ संबंधित उद्योगों में कार्यरत है, यानी कि आधी, कितनी संख्या? आधी जो संख्या है वो ऐसी होगी जो क्या होगी? उस संबंधित श्रम संघ के उद्योग में क्या है? कार्यरत होने चाहिए। धारा 23 के अनुसार कोई भी पंजीकृत श्रम संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या में कितने बहुमत से अपना नाम परिवर्तन कर सकता है? अगर सदस्य परिवर्तन करे 2/3 बहुमत से। धारा 23 में देखो, धारा 23 की से नाम परिवर्तन संबंधी बहुमत कितना होना चाहिए? सदस्यों का 2/3। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। धारा 24 के अनुसार कोई भी 2 या अधिक श्रम संघ आपस में एकीकरण कर सकते हैं। धारा 24 में देखो एकीकरण है, यदि डाले गए मतों की कम से कम 60% मत प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त होने चाहिए। कितने प्रतिशत मत प्रस्ताव के पक्ष में? प्रतिशत 60%। एकीकरण के समय सभी श्रम संघों के सचिव तथा 7 सदस्यों द्वारा एक लिखित सूचना किसको भेजनी होती है? रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। और धारा 27 में श्रम संघ का दिया गया समापन, ध्यान रखना धारा 27 7 से समापन, तो 27 में समापन है। और ऐसे समापन के कितने दिनों के भीतर उसके सचिव और 7 सदस्यों को हस्ताक्षरित सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी? तो 14 दिन के भीतर आपको सूचना देनी होगी। प्रत्येक श्रम संघ को प्रति वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए कौन कौन से विवरण रजिस्ट्रार को क्या करने होते हैं? प्रस्तुत करने होते हैं। तो आय व्यय विवरण बिल्कुल 31 दिसंबर को संपत्ति व दायित्व विवरण और नियमों परिवर्तन की सूचना 15 दिनों में देनी होती है। अगर किसी प्रकार के नियमों में परिवर्तन किया है, यानी उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। धारा 28(1), 28(2) और 28(3) में उल्लेखित प्रलेखों को निरीक्षण के लिए अपने कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी नहीं मंगवा सकता है यदि श्रम संघ कार्यालय से दूरी हो। यानी आपका जो श्रम संघ का कार्यालय है उसकी दूरी, अगर कोई अधिकारी अगर निरीक्षण के लिए वहाँ मंगवाना चाहिए तो कितनी दूरी से अधिक दूरी होने पर नहीं मंगवा सकता? तो देखो 10 मील, 8 मील, 5 मील, 13 मील तो नहीं मंगवा सकता। इन 13 मील होने पर नहीं मंगवा, यानी 10 मील है तो मंगवा सकता है, 8 मील है तो मंगवा सकता है, 5, यानी मैक्सिमम बात करें तो 10 मील तक ही मंगवा सकता है। 10 मील से ज़्यादा दूरी होने पर वहाँ नहीं मंगवा सकता। अगर 10 मील तक की दूरी है तो वहाँ मंगवा सकता है। आपको वहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट है वो ले जाकर आपको उसको, जो भी अधिकारी आपसे मंगवा रहा है उसको ले जाकर आपको बताने भी पड़ेंगे। धारा 29(1) के अनुसार समुचित सरकार विनियम बना सकेगी, कुछ नियम बना सकती है समुचित सरकार, परंतु उस अधिनियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि हो सकते हैं। यानी कि जो आपका अधिनियम है श्रम संघ, जो आपका अधिनियम 1926, इसकी जो है मूल भावना है उसे हटकर नहीं होंगे, उसके प्रतिकूल नहीं होंगे। इस संबंधित कुछ विनियम बनाना चाहे तो समुचित सरकार बना सकती है। धारा 29(1) के तहत अधिकार दिए गए हैं, जैसे पंजीयन विधि या शुल्क के संबंध में, प्रलेखों के निरीक्षण संबंधी नियम बना सकती है, स्थानांतरण संबंधी नियम बना सकती है। यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विनियमों के प्रकाशन
संबंधी प्रावधान धारा 30 में है, जो है विनियम प्रकाशन संबंधी, यानी विनियम बनाए तो उनका प्रकाशन संबंधी प्रावधान धारा 30 में है। क्या है, पहले प्रकाशन करेगी, उसके बाद लागू करेगी, प्रस्तावित नियमों को सर्वसाधारण सूचित करेगी, 3 माह पहले विचार की अवधि, ठीक है, और लोगों से प्रस्ताव वगैरह मांगेगी, गजट में प्रकाशन किया जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटि करने पर किन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है? श्रम संघ के पदाधिकारी पर लगाया जा सकता है, भेजने वाले उत्तरदायी व्यक्तित्व पर, पदाधिकारी नहीं होने की दशा में कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य पर, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटि रहने पर जुर्माना प्रति व्यक्ति किया जा सकता है, तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15, 10, 100, यानी 5 रुपये आपका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटि रहने पर। श्रम संघ के बारे में झूठी सूचना देने पर जुर्माना कितने तक का लगाया जा सकता है? तो मैक्सिमम जुर्माना है वो आपका 200 रुपये तक का लगाया जा सकता है झूठी सूचना देने पर। आगे बात करें तो देखो, सुनवाई का अधिकार बात करें तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं कि न्यायालय से नीचे के जो है वह न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी अगर किसी प्रकार का जो आपका धारा 29, 30 जो भी 31 है, इनमें जो भी आप अपराध हो जो भी हो उसके संबंध में, और अपराध का संज्ञान न्यायालय स्वयं नहीं करेगा। लेकिन धारा 32 के अनुसार अगर इसकी कोई शिकायत की गई है तो फिर क्या करेगा, न्यायालय उसका संज्ञान करेगा। यानी शिकायत है अपराध के 6 माह के भीतर कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके श्रम संघ अधिनियम 1926 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यानी अब आपका जो श्रम संघ अधिनियम 1926 है वो कंप्लीट है, इसमें बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। श्रम संघ अधिनियम के सारे A to Z क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। यानी अब आपको श्रम संघ अधिनियम के इतने अगर आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको श्रम संघ अधिनियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आपको एग्ज़ाम डेट तक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपकी दोनों पेपर के सब्जेक्ट में 6 यूनिट है, 6 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।